नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। कमेंट्स द्वारा और फ़ोन द्वारा बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि हमें अगर पामिस्ट्री सीखनी है, पढ़नी है तो हमें किन पुस्तकों द्वारा इसे अध्ययन करना चाहिए। तो इसी के संदर्भ में आज की वीडियो है। और यदि आप हस्तरेखा के बारे में बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं, प्राचीन ग्रंथों या नवीन ग्रंथों से इसे अध्ययन करना चाहते हैं, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आपको बताता हूँ। प्राचीन ग्रंथों में सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीनतम ग्रंथों की। जो हमारे बहुत पुराने ग्रंथ हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रंथ हमारे पास सामुद्रिक शास्त्र के नाम से ऋषि समुद्र के द्वारा रचित ग्रंथ जो है, वो अभी उपलब्ध ही नहीं है, जिसे आधार माना जाता है। और हमारे यहाँ जितने भी ग्रंथ हैं, उन सभी में समुद्र ऋषि के ग्रंथ का रेफरेंस दिया जा रहा है। इसका मतलब जब वो ग्रंथ लिखे जा रहे थे तो उस समय वह उपलब्ध था। तो ये शायद कुछ ही समय पहले या 2-4 शताब्दी पहले ही नष्ट हुआ है, या उससे थोड़ा पहले नष्ट हो गया होगा। किंतु जब ये हुआ, इससे अब वर्तमान में ये उपलब्ध नहीं है। अगर इसकी कोई पांडुलिपि या इसका कोई भी प्राचीन हिस्सा कहीं उपलब्ध है, तो वो सार्वजनिक नहीं है और पटल पर नहीं है। इसके बाद दूसरा जो ग्रंथ हमारे पास, तो ये तो ग्रंथ अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसके बाद बृहत संहिता, ये भी काफी पुराना ग्रंथ है। 484 ईस्वी सन के आसपास माना जाता है कि इसे लिखा गया है। तो 484 में अगर आज क्या हिसाब से देखें तो लगभग 1600 साल पुराना ग्रंथ है। बृहत संहिता ज्योतिष में काफी प्रसिद्ध है, वराह मिहिर द्वारा लिखा गया है। और इसमें काफी बड़े खंड में एक पूरा अध्याय जो है वो सामुद्रिक शास्त्र पर लिखा गया है। लक्षण विद्या और सामुद्रिक शास्त्र के बारे में पूरा एक अध्याय इसमें है। आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसमें काफी कुछ बेहतर तरीके से बताई गई बातें हैं। दूसरा, यहाँ हम बृहत संहिता के बाद हस्त संजीवन नाम का ग्रंथ है। ये 17वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया है और इसमें भी काफी कुछ अच्छी तरीके से हस्तरेखा के बारे में बताया गया। हालांकि इसमें बहुत ऑथेंटिक जानकारी है, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां भी हैं जो फिट नहीं बैठ रही आजकल। तो 17वीं शताब्दी के आसपास का है। समुद्राचार्य नाम से भी एक ग्रंथ है, लेकिन ये उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये अभी तक पब्लिश्ड नहीं हुआ है। आपको ये प्रकाशित हो चुके हैं। बृहत संहिता आपको आसानी से मिल जाएगी, आचार्य वराह मिहिर द्वारा लिखी गई है। और हस्त संजीवनी जो है, हस्त संजीवन इसी नाम से अभी पुस्तक के रूप में उपलब्ध है, तो ये भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। समुद्राचार्य ये पांडुलिपि के रूप में उपलब्ध है, किंतु अभी ये पब्लिश नहीं हुआ है। तो आप अगर प्रयास करेंगे तो आपको इसकी पांडुलिपि यानी कि अगर हम कहें तो प्राचीन हस्तलेख जो है वो इसके आपको अवेलेबल हो जाएंगे ऑनलाइन। दूसरा, करलखन ये एक प्राकृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। और ऐसा लिख रहा है कि जैसे राइटर ने 2-3 ग्रंथों को दोबारा से ठीक करके दोबारा से लिखा है, यानी कि उसमें कुछ नया नहीं मिलेगा। अगर आपने हस्त संजीवन या बृहत संहिता को पढ़ा है तो आपको करलखन पढ़ते हुए लगेगा जैसे इसी तरह को इसी को दोबारा लिखा गया है। ये प्राकृत भाषा में है और इसमें भी काफी अच्छी जानकारियां हैं। नारद पुराण, गरुड़ पुराण और भविष्य पुराण, इसमें भी सामुद्रिक शास्त्र के बारे में काफी कुछ चर्चा है। ये बहुत पुराना ग्रंथ है और ये तीनों ही ग्रंथ क्योंकि पुराण हैं, ये पौराणिक काल के हैं। और ये लगभग अगर हम मान लें तो इनको 500 ईस्वी सन के आसपास के रहे होंगे, यानी कि ये बिल्कुल उसी समय के हैं जिस समय बृहत संहिता की रचना हो रही है, या उससे बहुत पुराने हो सकते हैं। लेकिन इनमें भी हस्तरेखा शास्त्रों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है और ये आचार्य समुद्र के बारे में बताते हैं। तो इसका अर्थ ये मानिए कि इससे पहले समुद्र ऋषि ने ग्रंथ की रचना की थी और इन्हें प्रारंभिक रचनाकार माना जाता है, इसीलिए इसको सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है। स्कंद पुराण में भी इसके बारे में आपको मिल जाएगा। स्कंद शारीरिक के नाम से एक पुस्तक है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। और समुद्रिक तिलक बिल्कुल सामुद्रिक शास्त्र के लिए ही लिखी गई पुस्तक है और ये काफी पुरानी है, लेकिन आजकल ये सामुद्रिक तिलक के नाम से नहीं आती है। कुछ एक पब्लिशर ने इसे सामुद्रिक शास्त्र के नाम से छापा है, तो वहां आपको शायद ये मिल जाए। लेकिन ये सामुद्रिक तिलक जो है ये प्राचीन पुस्तक है और उस पुस्तक में ही लिखा गया है कि रचनाकार जो है उसने इसका नाम दिया है सामुद्रिक तिलक। तो ये काफी अच्छी प्रसिद्ध पुस्तक है और इसमें हस्तरेखा के बारे में काफी कुछ पढ़ाया गया। अगर आप प्राचीन तरीके से हस्तरेखा को सीखना चाहते हैं
उसमें प्राचीन अपने अनुभूति लेना चाहते हैं, उस प्राउड की, उस विशेषता की जो हम प्राचीनतम ज्ञान दिखाते हैं। और इससे ये पता भी चलता है क्योंकि हमारे पास बहुत प्राचीन ज्ञान उपलब्ध है और इससे भी बहुत प्राचीन अभी पब्लिकली उपलब्ध नहीं है। बहुत से ऐसे ग्रंथ मैंने देखे जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, 1200-1400 साल पुराने हैं, किंतु वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। तो उनके बारे में भी उनके बारे में खैर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी उपलब्ध ही नहीं है पढ़ाई की दृष्टि से, पठन पाठन की दृष्टि से वो सार्वजनिक रूप से उनके जो जिनके पास वो हैं वो उसे उपलब्ध नहीं करा रहे, या वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, खैर उन पर चर्चा नहीं करेंगे। किंतु यहाँ अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक जो ग्रंथ हैं उनमें बहुत अच्छे से आप सीख सकते हैं। आधुनिक ग्रंथों में चंद्रहस्त विज्ञान, ये चंद्रदत्त पंत द्वारा लिखी गई पुस्तक है और काफ़ी बेहतर पुस्तक है। हम अभी खासतौर पर जब इंग्लिश राइटर्स को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद भारतीय राइटर्स को पढ़ते हैं आधुनिक को, तो ये लगता है कि जैसे प्राचीन ग्रंथों को पढ़कर इंग्लिश राइटर ने बुक लिखी और इंग्लिश राइटर को पढ़कर इंडियन आधुनिक राइटर्स ने बुक लिखी, तो उनमें ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये जो चंद्रहस्त विज्ञान है इसे मैं काफी बेहतर बुक मानता हूं, बहुत अच्छे तरीके से व्यवहारिक रूप से ये फल भी ठीक हो पा रही है। तो अगर आपको अध्ययन करना चाहते हैं हस्तरेखा का तो ये चंद्रहस्त विज्ञान बहुत अच्छी पुस्तक है। उसके बाद सचित्र सामुद्रिक रहस्य कलिका प्रसाद जी की है, ये भी काफी अच्छी पुस्तक है और इसमें भी काफी सटीक जानकारियां दी गई हैं। बृहद हस्तरेखा विज्ञान पंडित नारायण दत्त श्रीमाली की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं जैसे कि भोजराज द्विवेदी द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन अधिकतर पुस्तकों में आप क्या पाएंगे कि 80% कंटेंट बिल्कुल एक जैसा है। तो ऐसी स्थिति में जबकि प्राचीन ग्रंथों में जो है उन्होंने रेफरेंस देते हुए लिखा है कि मैं ये वाली जानकारी पिछले किताबों से ले रहा हूं, इस आचार्य की सूचना है, इस ग्रंथ से लिया गया है, तो वो उसका क्रेडिट खुद लेने की कोशिश नहीं करते थे। आधुनिक लेखकों में थोड़ी समस्या इस बात की आ गई है कि वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करते, तोड़ मरोड़ कर उसी चीज को अपने तरीके से लिख देते हैं। तो इनमें मैं मानूंगा कि ये आपको पढ़नी चाहिए, ये 2-3 पुस्तकें, खासतौर पर चंद्रहस्त विज्ञान जो है ये बहुत अच्छी पुस्तक है और मैं व्यक्तिगत रूप से इसे बेहतर और सटीक जानकारी मानता हूं बाकी की तुलना में, आधुनिक उपलब्ध सभी ग्रंथों की तुलना में। अब अगर हम वेस्टर्न राइटर्स की बात करें तो बहुत सारे वेस्टर्न राइटर भी अवेलेबल हैं। इसमें आपको जो बहुत अच्छे राइटर मिलेंगे वो लॉ ऑफ साइंटिफिक हैंड्स रीडिंग है। ये बेनहम जो है बहुत अच्छे राइटर हैं। बेनहम के बाद की बात की जाए तो कीरो जो है वो बहुत अच्छे हैं। कीरो ने लैंग्वेज ऑफ द हैंड्स के बारे में पुस्तक लिखी है और कीरो को सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है भारतीयों द्वारा और विश्व में सभी द्वारा कीरो को काफ़ी पढ़ा गया है। अगर हम प्राचीन भारतीय ग्रंथों को छोड़ दें तो उसके बाद जो है काफ़ी प्रभावशाली तरीके से इन्होंने प्राचीन ग्रंथों को अध्ययन करके लिखा है। हालांकि बहुत सारे वर्षों तक कीरो भारत में रहे और यही कारण भी है कि कीरो इतने प्रभावशाली तरीके से सत्य को प्रकाशित कर पाए हैं। प्रैक्टिकल पामिस्ट्री सेंट जर्मन की बुक भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसमें एक समस्या मैं देख रहा हूँ सेंट जर्मन की, कि सेंट जर्मन आउट ऑफ ट्रैक बहुत जल्दी जा रहे हैं। उनकी बातों में जहां बहुत नई नई बातें भी वो बता रहे हैं, वहीं कुछ ऐसी बातें भी हैं जो व्यवहारिक रूप से ठीक नहीं बैठ रही। मतलब वो कुछ ऐसी आपको सूचनाएं दे रहे हैं जो सूचनाएं हाथ में जब आप लागू करेंगे तो आपको बिल्कुल गायब होती दिखेंगी, एकदम से विपरीत जानकारियां मिलेंगी। तो उन्होंने बहुत बड़ी किताब लिखी है, लेकिन उसमें से लगभग आधी ही सच है, आधी सच नहीं लग रही है। तो ये है कुछ राइटर्स। आपके बार बार पूछने के बाद मैंने कहा कि आपको एक बार इकट्ठे ही सब बता दिया जाए। तो ये जानकारियां हैं। आपके पास यदि कोई पांडुलिपि या कोई हस्तलिखित पुस्तक का कोई लिंक अवेलेबल है या फिर बहुत पुराने किस्म की आपके पास कोई किताब है तो उसे सार्वजनिक करने की कोशिश करें ताकि सब लोग उसका लाभ उठा सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।